नेक्स्ट लिखो सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में हमें ये पता है फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, तो ए एंड बी वेन डायग्राम आता है सब लोगों को, तो वेन डायग्राम से ही आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी हमें ये पता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ये तो हो गया आपका सेट में। अगर हम इसी को प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी में भी सेम यही चीज बनने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो पी ए यूनियन बी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ए और बी, या तो ए या फिर बी। अच्छा, और किसे करेगा? एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन यानी कि ए और बी में से किसी एक के, एटलीस्ट एक के होने की प्रोबेबिलिटी। तो कई बार हमें वर्ड्स तो प्रोबेबिलिटी में यही दिए जाएंगे एटलीस्ट वन, ऐसा नहीं बोलेगा कि ए और बी होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आपको तो ये बोला जाएगा एटलीस्ट एक के होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो इसके अंदर क्या क्या केसेस आ रहे हैं, क्योंकि जब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो हमें ये बात पता है अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो एक ए और एक बी, अगर ये ए और बी हैं तो यहां से लेके यहां तक जो पूरा हिस्सा आ रहा है ये वाला, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ए यूनियन बी, क्योंकि एटलीस्ट एक, इसके अंदर ए भी है बी भी है, और ऐसे भी केसेस जिसमें ए और बी दोनों हो रहे हैं, इसलिए एटलीस्ट वन आपका ए यूनियन बी लिखा जाएगा। और पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोलते हैं? ए एंड बी, यानी कि बोथ ए एंड बी टुगेदर, दोनों को एक साथ होना पड़ेगा। तो कौन सा हिस्सा वाला आपका? यही तो आता है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगर आपसे कोई बोले ओनली ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो ओनली ए क्या होगा? सिर्फ ए को होना है। इसका मतलब है जहां पर ए है उसमें से वो केस माइनस कर दो जो बी भी हो रहा है, तो इसका मतलब है ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस ओनली ए को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, पी ए हो पर उसी साथ में बी ना हो, ए हो और साथ में ही, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों को साथ में होना है, दोनों में साथ में होना नहीं है, दोनों साथ में एक साथ होंगे जिसमें ए होगा पर बी नहीं होगा, तो इसलिए इंटरसेक्शन आ रहा है। आप यूनियन नहीं लिख सकते, यहां पर आपको इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा। तो इसे हम लोग सीधे सीधे पी ए माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी लिख ले रहे हैं। तो सिमिलरली अगर मेरे से कोई बोलेगा ओनली बी, तो इसका मतलब हुआ पी ए बार इंटरसेक्शन बी, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मेरे से कोई बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन, ठीक एक, तो ठीक एक में क्या क्या आ जाएगा? ओनली ए प्लस ओनली बी। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो फिर आपको मिलेगा पी ए प्लस पी बी माइनस का 2p ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब हुआ पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बात भी सही है, ये है किसको रिप्रेजेंट करता है? एटलीस्ट वन को। एटलीस्ट वन में आप एग्जैक्ट टू को माइनस कर दो, ये एग्जैक्ट टू तो है, एग्जैक्ट टू मतलब दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो एटलीस्ट वन में क्या क्या आएगा? वन और टू, क्योंकि दो ही केस है ना हमारे पास, दो से ज्यादा है ही नहीं। तो एटलीस्ट वन का मतलब है एक हो या फिर दोनों हो, तो एटलीस्ट वन में से आप दोनों वाला माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? एग्जैक्ट वन मिल जाएगा। तो इसलिए आपको ये बातें सब पता होनी चाहिए, क्योंकि
सब कुछ सेट थ्योरी है, बस आपको उनकी लैंग्वेज को समझना आना चाहिए कि एटलीस्ट 1 बोला है कि ओनली ए बोला है या ओनली बी बोला है या एग्जैक्टली 1 बोला है या फिर एग्जैक्टली 2 बोला है। एग्जैक्टली 2 तो यही हो जाएगा, तो वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, उसमें तो दोनों को एक साथ होना है। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो फिर हम इसे आगे ऐसे लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी बार, अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो। अभी तो इंडिपेंडेंट की कोई बात चल नहीं रही है, इसलिए अभी हम लोग इसे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। तो बाकी कुछ चीजें आपने सेट थ्योरी में पढ़ा ही होगा कि पी ए यूनियन बी पूरे का अगर मैं बाहर कर दूं तो ये क्या जाएगा। अच्छा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है पहले ये तो बताओ। तो क्या मतलब क्या हुआ फिर इसका? आप एटलीस्ट 1 पे बार लगा रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ? नहीं, वो तो ठीक है, मैं वो तो कह ही रहा हूं कि 1 माइनस, आप इसे ऐसे लिख लोगे 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा करेंगे। लेकिन ये लैंग्वेज में क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या अगर आपको क्या बोला जाएगा कि आप ये निकालोगे? नाइदर ए नॉर बी, क्योंकि इसको आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, हाँ, तो उसमें आपने ये पढ़ा है। अब आप देखो इंटरसेक्शन कब आता है? जब ये वाला भी उसी टाइम पर हो रहा हो और ये भी उसी टाइम पर हो रहा हो। इसका मतलब ए भी नहीं होना है और बी भी नहीं होना है, इसलिए इन दोनों को इक्वल माना गया है कि ए भी नहीं और बी भी नहीं। तो ये भी वही है, ए भी नहीं और बी भी नहीं, यानी कि ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नन ऑफ ए और ए एंड बी, दोनों में से कुछ भी ना हो। तो इसका मतलब है इसे हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, तो आपको ये मिले या ये मिले दोनों बातें सेम है, इसलिए दोनों को हम लोग 1 माइनस पी ए यूनियन बी कर देंगे, टोटल माइनस एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 वाला आप केस माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है फिर? इसको आप लिखोगे क्या? डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसे P, तो फिर इसका मतलब क्या है? हाँ, एटलीस्ट 1 के, जैसे ये क्या था, दोनों पे बाहर नहीं था, एटलीस्ट 1 के होने की प्रोबेबिलिटी को ये शो कर रहा है, तो एटलीस्ट 1 के ना होने की प्रोबेबिलिटी को ये शो कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एटलीस्ट 1 डू नॉट अकर। कम से कम एक ना हो, यानी कि इसके अंदर क्या आ गया? एक ना हो या फिर दोनों ना हो, वही तो केस आएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 माइनस, हाँ ठीक है, 1 माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, अब मतलब आप इस चीज को क्या बोल रहे हो? आप इस चीज को बोल रहे हो कि कम से कम एक ना हो, इसका मतलब है या तो एक ना हो या फिर दोनों ही ना हो। टोटल केसेस कितने बनते हैं? टोटल केसेस कितने बनते हैं? एक, यहां पर क्या है, दोनों हो रहे हैं, दोनों ही तो हो रहे हैं, तो आप 1 में से दोनों होने वाले माइनस कर दोगे तो क्या सही है? मतलब आपको यहां बोला है एटलीस्ट 1 डू नॉट अकर, तो एक ना हो या फिर दोनों ही ना हो। तो ये किधर की तरफ आपको लेके जा रहा है? एक ना हो या फिर दोनों ही ना हो। तो क्या हमने ये सही लिखा है? एक ना हो या फिर दोनों ही ना हो। टोटल केसेस क्या बनते हैं ना वाले केसेस में भी? देखो, दोनों ही ना हो, एक ना हो और दोनों हो जाए, तो सैंपल स्पेस बनेगा। ये तो बात समझ में आती है ना? तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ रहा है? दोनों ना हो, अच्छा एक हो, देखो एक हो
ये अलग चीज हो गई, और एक ना हो ये अलग चीज है। ये दोनों चीजें सेम ही तो है। अरे एक हो या फिर मैं बोलूं एक ना हो, दोनों बातें सेम तो है, क्योंकि दोनों में से एक हो रहा है और एक नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास दो ही लोग हैं। तो मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि एक हो, तो सेम चीज पर वही बात ये भी है कि एक ना हो। तो इसलिए ये वाली चीज तो एक हो या फिर एक ना हो, दोनों में से कुछ किसी को ही मान लो। तो इसमें दोनों नहीं हो रहे, इसमें एक हो रहा है और इसमें दोनों हो रहे हैं। अगर मैं सब जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, सैंपल स्पेस आएगा पूरा का पूरा। तो अभी मेरे से क्या बोला गया है? कोई भी ना हो या फिर एक ना हो, तो कौन बचा? एक, यही तो बचा। तो आपने दोनों वाला माइनस ही तो किया। समझ में आ गई बात? ये आप डायरेक्टली यहां से समझ सकते थे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी यहां से समझना कि आपने पूरे पे, जैसे यहाँ पे पूरे पे बार लगा, 1 में से माइनस कर दिया। जब पूरे पे बार लगता है तो उसी सेम चीज से आप 1 में से उसी सेम चीज को माइनस करते हो। तो ठीक है, मैथमेटिकली तो साफ साफ दिख जाता है, लेकिन आपको हर एक लैंग्वेज को समझ के चलना है कि वो आपको किस तरीके से लैंग्वेज में घुमाएगा। कि थ्योरी में तो ठीक है, ये देखने में तो अच्छा लगता है, तो समझ में आ गया ना क्या लिखा है? हाँ, तो हम ये समझ गए कि नन प्लस 1 प्लस बोथ इज इक्वल टू 1 होगा, है ना? तो ये होगा। बस इसमें से हम दो केसेस, अगर किसी के अंदर दो आ रहे हैं तो एक वाला माइनस कर देंगे। तो ये आपका दो के लिए हो गया। तो नेक्स्ट लिखो फॉर 3 इवेंट्स। तीन इवेंट ए, बी और सी के लिए क्या होता है? एटलीस्ट 1। ये तो एटलीस्ट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये टोटल नहीं है, क्योंकि सैंपल स्पेस आपका अभी बाहर वाला भी तो है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। हाँ, आ भी सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन हर बार आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जो इसके अंदर जो नन वाले केस भी होंगे। तो ये तो आपका एटलीस्ट 1 है ना, तो नन वाला केस हमें तो ए बी सी, तो क्या करने वाले हैं? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस 2 कहां से आया? अरे आप ये जोड़ रहे हो, इधर से देखो ना, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा, कोई ऐसी चीज जो ज्यादा बार आ गई। तो जब आपने ये जोड़ा और ये जोड़ा, तो ये वाला हिस्सा 2 बार आया, तो इसे माइनस करना पड़ेगा। हर एक हिस्सा 2 बार आ रहा होगा। माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। और जब आपने ये माइनस किया, तो ये भी जब पहले जोड़ा, तो आप इस चीज पर जरा ध्यान दो, तो ये कितनी बार आया? 1 2 3 बार आया था। फिर आपने 1 2 3 माइनस कर दिए, तो 3 बार माइनस भी हो गया। इसका मतलब एक बार भी नहीं आया ये, तो उसे एक बार लाना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो 3 इवेंट के लिए आपका ये फॉर्मूला हो गया, जिसमें आपका ये तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट 1 की बात कर रहा है, और ये आपका ऑल 3। अगर मैं इसमें सोचूं और मैं आपसे ये पूछूं कि ओनली ए, क्या आएगा? ओनली ए, यानी अब आपका ओनली ए का मतलब क्या है, वो आप डायग्राम से समझ सकते हो कि ओनली ए सिर्फ इतना है, इतना हिस्सा जो है ये आपका ओनली ए वाला आ रहा है। ऐसे ही ओनली बी। तो ए में से आपने क्या क्या चीज माइनस की है? आपने ए में से ए का सी का इंटरसेक्शन और ए का बी का इंटरसेक्शन माइनस किया, लेकिन ये ज्यादा बार माइनस हो गया। इसे लेना था कि नहीं लेना था? इसे तो लेना ही नहीं था। तो अभी आपने कितनी बार माइनस किया है? 2 बार। तो 2 बार प्लस कर दोगे। अरे आपने लेना तो था ही नहीं ना उसे। आप ये सोचो, पहले तो पूरा आपने ये लिया, ये वाला आ गया, एक बार आ चुका है ये, ठीक है। फिर आपने ये माइनस किया,
तो एक बार माइनस हो गया, फिर एक बार इसे माइनस किया, एक बार और फालतू माइनस हो गया, तो एक ही बार आपको प्लस करना होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यह आ जाएगा ओनली ए। सिमिलरली आप ओनली बी भी समझ सकते हो। तो ओनली ए को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पी ऑफ ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा और सी भी नहीं हो रहा। तो ओनली बी यानी ए और सी दोनों नहीं हो रहे, तो ओनली ए ओनली बी ओनली सी। तो अगर हम यहां से ही एग्जैक्ट 1 की बात करें, एग्जैक्ट 1 तो क्या आएगा, पी ए पी बी पी सी, माइनस 2 बार आपका ए इंटरसेक्शन भी आएगा, सभी 2 बार आएंगे, और 3 बार आपने ये ऐड करना होगा। तो ये आपका एग्जैक्ट 1 बन गया। याद रखने की कोई जरूरत है, रख भी सकते हो, ये सब प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, एक है तो एक, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो 1 2 3 प्लस माइनस प्लस, और यहां पर भी प्लस माइनस प्लस ही होता है, बट यहां पर ये सिंगल सिंगल सबके आगे एक मल्टीप्लाई है, यहां पर ये 1 वाले हैं तो 1 है, ये 2 वाले हैं तो 2 2 मल्टीप्लाई है, और ये 3 वाला है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका एग्जैक्ट 1 आ गया। कई बार हम लोगों को डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें एग्जैक्ट 2 की, या हम ये कहें एग्जैक्ट ए एंड बी, ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ए और बी तो हो रहा है पर सी नहीं हो रहा, तो इसको हम लिखने को तो सीधे सीधे ये लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। लेकिन ए और बी कैसे आएंगे, एग्जैक्ट ए एंड बी, इसका मतलब है ये जो हिस्सा आपका आ रहा है ए और बी का, ये वाला, ये है आपका एग्जैक्ट ए एंड बी, क्योंकि इसी हिस्से में ए और बी दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से, आपको साफ साफ दिख रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी ले लो, उसमें से ये वाली चीज माइनस कर दो, कहां, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी पूरा हो गया, उसमें से हमने ये वाला हिस्सा माइनस कर दिया जिसमें तीनों हो रहे थे, तो बस ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मेरे से कोई बोलेगा एग्जैक्ट 2, एग्जैक्ट 2 आप समझ गए, ऐसा सब में होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी, और माइनस 3 बार आप ये माइनस करोगे, दिस इज योर एग्जैक्ट 2। तो ठीक 2 के होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, और एग्जैक्ट 3 तो आपको पता ही है, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा। तो ठीक 1 है तो तीनों लोग आते हैं, ठीक 2 है तो 2 लोग आते हैं, और ठीक 3 है तो खाली तीसरा ही आएगा। तो हमेशा पहला वाला प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस, पहला प्लस फिर माइनस, तो एग्जैक्ट वाला ये आपका आ गया। तो बाकी इसमें वेरिएशंस जो भी होंगे, तो एग्जैक्ट 1 को ऐसा भी लिखा जा सकता है,
सिग्मा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। और एग्जैक्ट 2 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिग्मा लगा देंगे, यानी कि पहले ए खाली है, अगली बार बी खाली होगा, तीसरी बार सी खाली होगा। पहली बार में सी पे बार है, फिर बी पे बार होगा, फिर ए पे बार होगा, तो तीनों को ऐड कर दूंगा तो वो आपका एग्जैक्ट 1। तो कभी बाई चांस मैथमेटिकली आपको सीधे ऐसे सिग्मा लिख कर दे दे और पूछे इसकी वैल्यू बताओ, तो ये सब कुछ है आपका सेट थ्योरी। अब इस पर बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व जनरली होते हैं, बट आपको सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन, the probability of selecting into different interviews of a candidate are 2/3 and 1/4 and 1/4। then find probability, पहला क्वेश्चन, find probability candidate is selected in at least one of interview, at least one of the interview, कम से कम किसी एक में सेलेक्ट हो जाए। सेकेंड, selecting in exactly one interview, selecting in exactly one interview, and third, selecting in both interviews, selecting in both interviews।
वही मैं कह रहा था उधर आ गया तो हो गए? तो कितना आया पहले वाले का? आपको ये करना था कि दोनों में से किसी एक में सेलेक्ट होना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यही समझ में आ रहा है कि पी ए यूनियन बी निकालना है, तो पी ए प्लस पी बी। लेकिन फिर एक चीज समझ में आती है कि क्वेश्चन में तो ये दिया ही नहीं है, और ये नहीं दिया है ना तो आप वैसे समझ जाओ कि इंडिपेंडेंट है। और वैसे भी इतना तो आप समझ सकते हो कि दोनों एग्जाम वो दोनों इंटरव्यू में इंडिपेंडेंटली वो बैठा है, कोई इसमें कोई ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं है हमें क्वेश्चन में कि इसमें फेल हो जाएगा तो ऐसा होगा या वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो फिर आपको इस केस में ये लिखना होगा पी ए इंटू पी बी। तो पी ए की वैल्यू 2/3 1/4 माइनस 1/4 इंटू 2/3 कितना आ रहा है? कितना आया? ये टोटल 3/4 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड में आपको बोला था एग्जैक्टली किसी एक में होना है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर इनका होना इंडिपेंडेंट है तो होना ना होना सब इंडिपेंडेंट होगा। तो आपको बोला है एग्जैक्टली किसी एक में होना है, तो एक में ए में हो जाए और बी में ना हो, या फिर ए में हो गया और बी में नहीं हुआ, बी में हो गया मतलब ए में नहीं हुआ, तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी। तो पी ए की वैल्यू थी आपकी 2/3 और ये हो जाएगी 3/4, प्लस ये आपकी हो गई 1/3 और ये हो गई आपकी 1/4, ठीक। तो 3 से 3 कट गया 2, तो 1/2 प्लस 1/12 तो 7/12 हो जाएगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है, और वैसे भी आप कर सकते हो कि एग्जैक्टली 1 में होना है, तो एग्जैक्टली 1 का मतलब आप सीधे सीधे निकाल सकते हो यहां से, जब हमने किया था ठीक एक में। एग्जैक्टली 1 मतलब हम लोग क्या करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पी ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, ऐसा भी किया जा सकता है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ए यूनियन बी तो हमने 3/4 निकाला ही है, और पी ए इंटरसेक्शन बी हमने यहीं पर निकाला है, प्लस 1/4 इंटू 2/3, तो 3/4 माइनस 1/6, तो 12 कितना आ रहा है 9 माइनस 2 7/12। तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, लेकिन ये चीज हर किसी में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये तभी कर सकते हो जब इंडिपेंडेंट था, तो इसलिए हम लोग सीधे सीधे कर गए, तो फिर ये अलग नहीं आता, फिर आंसर सेम ही आएगा। और तीसरे वाले में तो क्या बोला था, दोनों में होना है, तो दोनों में होना है तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है हमें,
तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 2/3, तो 1/6। तो 1/6 आपका हो जाएगा। दोनों में होना है तो फिर दोनों में होना है तो फिर यही आंसर होगा। ये यही बोला था दोनों में, ठीक है ना, दोनों में। और किसी में भी ना हुआ तो वो कितना होगा? किसी में भी नहीं हुआ, मान लो चौथा क्वेश्चन किया नन, तो आप इसे ऐसा कर लो पी ए इंटरसेक्शन कि इंडिपेंडेंट है। तो ये ध्यान रखना मैं तभी कर रहा हूं अगर ये इंडिपेंडेंट हो तो। आदत मत बना लेना कि हर किसी क्वेश्चन में ये लगे पड़े हो करने। ये तभी होगा जब इंडिपेंडेंट है तो, क्योंकि हमें अक्सर ये शॉर्टकट लगती है, लेकिन इस शॉर्टकट में आप फंस जाओगे अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो। इसलिए हर बात आपको ध्यान रखनी है कि कहां कैसे करना है। तो ए बार दैट इज 1/3 इंटू 3/4, तो ये आपका 1/4 हो गया। और ऐसा भी कर सकते थे टोटल माइनस एटलीस्ट 1, तो टोटल 1 था, एटलीस्ट 1 कहां कहीं निकाला था 3/4, तो आंसर इज 1/4। सब कुछ आना चाहिए, आप ऐसे भी निकालना आना चाहिए, वैसे भी आना चाहिए, कि अभी हम सीख रहे हैं, ना कि सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो। For two students, probability of passing an exam are PA and PB. If probability of passing of A is 1/2 and maximum probability of both passes is 0.3, then find maximum probability of passing of B. नहीं,
हुआ कुछ 5 नहीं, तो हमारे पास है पी ए यूनियन बी, जो कि हमें पता है कि ये वाली वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगी, तो बड़ी आ नहीं सकती एक से। तो इसे ही हम लोग लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी विच इज लेस देन इक्वल टू 1। अब आपको दिया है पी बी निकालने को, तो यह आ जाएगा 1 माइनस पी ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो फिक्स है आपकी 1 माइनस 1/2 0.5 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब करना क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है आपको। अब भाई अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो और तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपको क्या बोला है, पीबी हमेशा इसको इससे छोटा आएगा, छोटा या इक्वल आएगा, तो आप इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आप निकाल लो। तो पीबी 0.5 प्लस 0.3, तो पीबी 0.8, तो पीबी की वैल्यू 0.8 से छोटी ही आएगी, तो 0. छोटी या बराबर, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 0.8 आ गई। इसमें क्या करना था, अगला क्वेश्चन लिखो। दोनों के एक साथ दे तो रखिए, क्या क्या दिया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया है हम लोग को। ये हमारा इससे बड़ा है 3/10 से, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ से डायरेक्ट पीबी की वैल्यू भी निकाल दी हमने, इससे बड़ी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये कैसे पता लगा इंडिपेंडेंट है? वो पास होने की प्रोबेबिलिटी तो अलग ही होगी। 2 स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, पी ए पी बी, तो पीबी उसमें हमारा कितना आ रहा है, 3/5 से 1 के बीच में। तो 1, तो इसका मतलब तुम्हारी मैक्सिमम कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 1 रखने पर तो आएगा ही नहीं, अगर तुम पीबी को 1 कर दोगे पीबी 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा बस इसमें इतना आ सकता है कि किससे बड़ा है, 3/5 से बड़ा आएगा, ये तो मिनिमम वैल्यू आई है। मैक्सिमम वैल्यू तो 1 से, अब वो हमें नहीं पता, 1 तो हो नहीं सकता, लेकिन ये तो एक रेंज आ गई तुम्हारी ना, उधर से नहीं कर सकते। हाँ 1 में से एग्जैक्टली एक, मतलब किसके 1 में से, तो वो ये थोड़ी ना होगा कि पीबी ही होगा। वो पीबी की मैक्सिमम वैल्यू, देखो पीबी की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी, मैक्सिमम कब आ सकता है पीबी, जब आपका, उसने ये बोला है कि दोनों के इंटरसेक्शन की मैक्सिमम इतनी वैल्यू है, और पी ए तो आपको फिक्स करके दे दिया है, तो पीबी आपका मैक्सिमम लेना होगा। देखो सीधी सी बात है, आप अगर वेन डायग्राम बना के सोचोगे तो ठीक है, आपने ये ए ले लिया, इसकी 1/2 थी प्रोबेबिलिटी, और उसने ये बोला है कि आप
मैक्सिमम इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो आप 0.3 कर सकते हो। अब उसने बोला है कि पीबी मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो अब आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो पीबी तो पूरे सैंपल स्पेस में से कहीं से भी आ सकता है। इसलिए हमने क्या किया, हम इसको ये कर रहे हैं कि ये पूरे सैंपल स्पेस में से आप पीबी लेना चाह रहे हो, तो ये वाला आपका कितना हिस्सा बचा, ये वाला सिर्फ इतना, सिर्फ ओनली ये वाला, ओनली ए, 0.5 माइनस 0.3 0.2। अब आप क्या कर दो, इसके अलावा जो बचा सब बी को दे दो, तो मैक्सिमम ही तो आएगा। अरे सैंपल स्पेस से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये ले लिया 0.3, इतना ले लिया, ये आपका है कि ये इतना इंटरसेक्शन आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं इंटरसेक्शन आप ले सकते, क्योंकि इससे ज्यादा इंटरसेक्शन कर दूंगा तो क्या नुकसान होगा, इससे ज्यादा अगर मैंने इंटरसेक्शन कर दिया तो होगा क्या, तो पीबी आपका बढ़ जाएगा, पीबी बड़ा हो जाएगा और क्या, क्योंकि पीबी ये तो सारा ले सकता है, अगर मैंने इंटरसेक्शन बढ़ा दिया तो पीबी का एरिया बढ़ गया, लेकिन पीबी का एक एरिया बाउंड कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा इंटरसेक्शन नहीं हो सकता तो फिर पीबी ए के अंदर तो सिर्फ इतना ही एंटर कर सकता है, तो बाकी बाहर वाला तो उसे मैक्सिमम लेना तो कुछ भी ले लेगा फिर वो, तो वो इसलिए क्या आया, ये सारा का सारा बी बचा है, ये सब जितना बचा है सब बी बचा है, 1 माइनस ओनली ए वाला। हाँ, तो वो बात वही है कि वहीं से ही आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ इतना ही तो माइनस करना है, तो आप डायग्राम से समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, बात एक ही है। आपको बस ये वाला हिस्सा नहीं ले सकता ए, इतना लेकर के वो मैक्सिमम तो फिर पूरा सैंपल स्पेस ले ही सकता है ना, इसको छोड़ के, क्योंकि ये नहीं आ सकता, क्योंकि ये नहीं ले सकता, इंटरसेक्शन तो पहले से फिक्स है कि 0.3 से बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर ये वाली चीज तो आ ही नहीं सकती आपके अंदर, तो सिर्फ इतनी ही चीज आपने माइनस करनी है, बाकी जो बचा वो सब उसको दे दो। तो मैक्सिमम इसलिए उतना ही आ रहा है जितना कि आपका ए वाला हटा के आएगा। अगला क्वेश्चन करें। if probability of occurring exactly one from any two events ब्रैकेट में लिख लेना, टोटल इवेंट्स आर 3 ABC, टोटल इवेंट्स आर 3 ABC। इज P, ये ब्रैकेट तो बंद कर दो, इज P, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एनी एग्जैक्टली वन फ्रॉम एनी टू इवेंट्स इज P, सेकेंड इसके आगे लिखो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग all three together is P square, then find probability of occurring at least one event, probability of occurring at least one event।
हो गया? हम्म, 3p²। हुआ किसी का? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो हाँ बता क्या? ये तो पहले भी आ रहा तेरा, तो अब माइनस आ गया, गलत। चलो, वो क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले तो आप ये ढूंढो कि वो आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है पी ए यूनियन बी यूनियन सी, एटलीस्ट 1 की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन आएगा? उसमें पी ए आएगा, पी बी भी आएगा, पी सी भी आएगा। क्या इसके बारे में कुछ दिया है? इसके बारे में तो कुछ दिया नहीं है। प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। इसकी तो वैल्यू दे रखी है। अब आपको क्या बोला गया है? एग्जैक्ट 1 के होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब यह हुआ एग्जैक्ट 1 पूरा नहीं लेना है। उसने क्या बोला है? किन्हीं दो में से एग्जैक्ट 1 के होने की प्रोबेबिलिटी। यानी आपके पास टोटल इवेंट 3 है, ए बी सी, उनमें से दो दो के पेयर कितने बनेंगे? 3। जब आप ए और बी को अलग लोगे तो ए और बी में ही बात करोगे। इसका मतलब मैं क्या बात करना चाहता हूं? अगर मैं बात करूं फॉर ए एंड बी, पहले मैं इन दोनों की बात करता हूं, और इसमें बोला है एग्जैक्ट 1। एग्जैक्ट 1 बताओ क्या आएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे यार, एग्जैक्ट 1 तो यही करते हैं। तो ये हमें कितना दिया हुआ है? पी। ऐसे ही फॉर बी एंड सी, पी बी
प्लस पी सी माइनस 2PB इंटरसेक्शन सी, ये भी दिया है P, और ऐसे ही आपको फॉर A एंड C दिया है, तो PA प्लस PC माइनस 2PA इंटरसेक्शन C इक्वल टू P। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? तीनों को जोड़ने पर मिलेगा मुझे 2, 2 बार P आएगा, 2 बार PB आएगा और 2 बार PC आएगा। और बाकी सब भी 2-2 बार आएंगे, तो फिर इन सब में से 2 कॉमन ले लो, माइनस का PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A। तो इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3P/2, सही है। और ये वैल्यू उसमें उठा के रख दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 3P/2 प्लस P²। बस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि क्वेश्चन में बोला यह गया था कि 3 में से 2 लेकर के उसमें से एग्जैक्ट 1 की प्रोबेबिलिटी बोली गई है। ये नहीं बोला गया कि तीनों में से एग्जैक्टली 1 की प्रोबेबिलिटी P है। समझ में आ रही बात? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना सीखो, उसको समझना सीखो, बार बार चाहे तो क्वेश्चन को पढ़ो। और अगर मान लो इसी में आपको ऐसा बोल देता कि इफ दीज 3 ABC आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स देन फाइंड वैल्यू ऑफ P। अगर ये एग्जॉस्टिव होगा तो इक्वल टू 1 होगा। अरे सबको जोड़ के A यूनियन B यूनियन C को जोड़ के 1 होता है, क्योंकि एग्जॉस्टिव का मतलब हुआ कि कोई भी खाली नहीं बचा, सब कुछ आ गया। तो फिर आप यहां से P की वैल्यू भी निकाल लोगे, लेकिन अगर वो बोलेगा तो। अगला क्वेश्चन लिखो। Four students participate in a race. 4 students participate in a race in which only one can win at a time. In which only one can win at a time. If their odds in favor, if their odds in favor are 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 and 1:12. Then find probability of winning at least one of them. At least one of these 4 students. At least one of these 4 students.
इसे लास्ट को 1/11 कर लेना, 1:11, थोड़ी कैलकुलेशन आसान रह जाएगी, तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। करो। अब 4 का तो एटलीस्ट 1 हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो वेन डायग्राम ही नहीं बनाया हमने आज तक कभी, तो फिर करेंगे कैसे? ठीक है, एटलीस्ट 3 लोग होते तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेता, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो एक लाइन का क्वेश्चन है, एक से ज्यादा लाइन ही नहीं है इसको सॉल्व करने लगे। 1 क्यों होगा? इतना भी यार दिमाग लगाने के लिए नहीं बोला था, बेचारे दिमाग लगा दिया। बताओ ये सही कह रहा है गलत कह रहा है? जीतेगा कैसे? नहीं जीतेगा, एक्सप्लेन करो। तो यार रेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो जीतेगा ही है, ऐसे कैसे? मतलब सारे नहीं पीछे रह गए, रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तैराक थोड़ा ना कर रहे हैं, वो स्विमिंग थोड़ा ना कर रहे हैं वहां। हाँ नहीं, ऐसा क्वेश्चन में तो क्या बोला गया, एक ही जीतना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो पता लगेगा। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया था कि ये 4 ही लोग रेस में भाग रहे हैं, इन्होंने ये बोला था 4 लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि वहां पर उस रेस में और भी लोग हो सकते थे। इनमें से इन 4 पर ही फोकस किया जा रहा है। अगर इन चारों की जीतने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ करके 1 आ गया, फिर तो ये 4 ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कोई और भी है जो और भी जीत सकता है कोई, इसलिए सबसे पहले आप जोड़ो। अगर जोड़ करके सबको 1 आया तो तभी तो सिर्फ यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मुझे तो नहीं लगता सबको जोड़ के 1 आ ही रहा होगा। तो 1 नहीं आएगा, इसका मतलब बाकी लोग भी रेस में थे। अब आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक बारी में एक जीतेगा। अच्छा इधर सोचो, जब आप 3 लोगों में ये काम करते थे, अच्छा 2 में करते थे तो क्या था? मैंने जानबूझ के 4 का दिया ताकि आप फॉर्मूला ना बना पाओ, क्योंकि फॉर्मूला तो आपसे बहुत मुश्किल है कि बन जाए, वो अलग बात है, बना भी लोगे। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, जब भी आप चाहे 2 लोग ले रहे थे तो 2 ही आ रहे थे, 3 आ रहे तो 3 लोग ही आएंगे। अच्छा 4 लोग होंगे तो इतना तो श्योर है कि ये 4 तो आएंगे, ये तो आएगा ही ना, पी ए आएगा, पी बी भी आएगा, पी सी भी आएगा और पी डी भी आएगा, और बाकी चीजें क्या आएंगी? बाकी सब 0 हो जाएंगी। क्यों 0 हो जाएंगी? क्योंकि एक बारी में 2 जीत नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? ए और बी दोनों जीत गए, बी और सी दोनों जीत गए, सी और ए दोनों जीत गए, ए बी सी तीनों एक साथ जीत गए। ये तो पॉसिबल ही नहीं था, क्वेश्चन में बोला गया था कि सिर्फ एक ही जीत सकता है, तो बस इन्हीं को जोड़ के जो आंसर आएगा वही होगा। तो यहाँ 1/4 मत कर देना, ये ऑड्स इन फेवर है, तो 1/5 आएगा, ये 1/6 आएगा, ये 1/7 आएगा, ये 1/12 आएगा, आगे जोड़ लेना। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना आगे सब 0 है, क्योंकि सब एक साथ नहीं जीत सकते, इवन 2 लोग भी एक साथ नहीं जीत सकते, तो फिर इन दोनों के कॉमन वाले के सारे 0 हो जाएंगे। तो 4 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, जो मर्जी हो, सब ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और अगर ये चारों लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे होते तो यही 1 आ जाता, इसका मतलब 1 होती प्रोबेबिलिटी, लेकिन 4 लोग नहीं थे। इससे ये श्योर हो जा रहा है कि इनसे ज्यादा और भी कुछ लोग थे जो उस रेस में थे। तो आपसे हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता था कि क्या इतने लोग रेस में थे, या फिर इससे ज्यादा है, या पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो यही अगर 1 आ गया तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब बाकी सबके जीतने की प्रोबेबिलिटी या तो 0 है, या फिर वो है ही नहीं। हो सकता है 0 हो, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन लिखें। 3 persons P1, P2 and P3, 3 persons P1, P2 and P3 hits a target
and their probability of successful hitting is 1 by 2, 1 by 4 and 1 by 3 respectively. 1 by 2, 1 by 4 and 1 by 3 respectively. Then find probability. पहला क्वेश्चन, target is successfully hitted. Target is successfully hitted. बताओ इसका आंसर. ठीक, हो गया. कितना है? 3/4 तो सही है. और क्या. तो इसको करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका तो आप ऐसे, आपको बोला टारगेट इज हिटेड, इसका मतलब है कम से कम किसी एक ने हिट कर दिया होगा. अब हो सकता है एक ने हिट किया, हो सकता है दोनों ने किया, हो सकता है तीनों ने किया हो. तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी करा हुआ है, या जो भी P1 P2 P3 था, तो उसके पी ए प्लस पी बी यही लगा दूंगा. और फिर जब आप इसकी बात करोगे पी ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो पी ए इंटू पी बी आ जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन सी और पी ए इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये आपकी मेथड 1 होगी. और आपको पता है 3 लोग हैं, 3 को उधर से सॉल्व करना मुश्किल है. आप ऐसा कर लो कि 1 में से वो माइनस कर दो जब दो किसी ने हिट ना किया हो, तो टारगेट नॉट हिटेड. तो टारगेट नॉट हिटेड तो तभी आएगा जब किसी ने नॉट हिट किया हो. तो इसका मतलब है सबके पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पे बार लग जाएगा. तो 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार. तो ये आप सबको माइनस करके लिख लेना. 1/2, 3/4 और 2/3. थ्री बाई फोर आंसर हो जाएगा इसका. सेकेंड क्वेश्चन लिख लो. टारगेट इज हिटेड बाय एनी 2 persons. Target is hitted by any 2 persons.
1/4 बाई एनी टू। तो एनी टू का मतलब है कि या तो ए और बी ने हिट किया हो, बी और सी ने किया हो, या सी और ए ने किया हो। तो इसका मतलब एग्जैक्ट टू की बात कर रहा है। एग्जैक्ट टू आप जानते ही हो क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 1/4 आ रहा है। तो आप चाहो तो, अगर आपको पता है सब इंडिपेंडेंट, वैसे भी कर सकते हो। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे भी किया जा सकता है। कितना आ रहा है, 1/4। इसके आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कल से पढ़ेंगे।